हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान में फिर हुआ आत्मघाती हमला। हमलावर ने खुद को उड़ाया और जैसे ही हमलावर ने अपने आप को उड़ाया दोस्तों की इधर शहबाज शरीफ के तोते उड़ गए। धड़ाधड़ भागते हुए बलूचिस्तान पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। जाते ही सबसे पहले किया ये काम। तो वहीं दोस्तों इस हाईजैक के बाद तालिबानियों को अफगानिस्तान को जो कोसा पाकिस्तान ने ब्लेम डाला पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर, जिसके बाद तालिबानी भड़क उठे और तालिबानियों ने ऐसी बातें कह दी, ऐसे धमकी दी है पाकिस्तान को कि आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, रशिया ने दे दिया किलर हथियार भारत में बनाने का ऑफर। फ्रांस को लगेगी मिर्ची तो उधर पाकिस्तान और चीन की बड़ी टेंशन। साथ ही साथ बताएंगे भारत बना श्रीलंका का संकट मोचक, जीवन रक्षक दवाइयों की खेप का भेजा तोहफा दोस्तों। तो वहीं होली पर हिंदुओं और सिखों के लिए पाकिस्तान ने किया ऐसा काम, सब करने लगे वाह वाह। बताएंगे शहबाज शरीफ ने कौन सा नया काम शुरू कर दिया होली के पर्व पर हिंदू और सिखों के लिए। तो वहीं होली पर योगी की मंत्री गुलाब देवी ने दे दिया हिंट, बता दिया क्या संभल का बदल सकता है नाम। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज होली के दिन यूपी में बदला नमाज का वक्त, तो हैदराबाद में जबरन रंग डालना हुआ बैन। दोस्तों देश भर में होली पर कहां पर क्या तैयारी है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की खबर के बाद अब आत्मघाती हमले की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 10 आतंकवादी हुए ढेर दोस्तों, हमलावर ने खुद को उड़ाया। बता दें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान जिले में सेना के कैंप के पास एक आत्मघाती हमला हुआ। सेना के जवानों ने इस हमले के बाद 10 आतंकवादियों को मार गिराया। हमलावर ने गाड़ी में खुद को उड़ा लिया। इस हमले के पीछे तहरीक तालिबान का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि न हो सकी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जंडोला में जोरदार विस्फोट के बाद भारी गोलीबारी की आवाज सुनी गई। आतंकवादियों ने जंडोला चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की। आत्मघाती हमलावर ने एफसी कैंप के पास एक वाहन में खुद को उड़ा लिया। जियो न्यूज के अनुसार इस आतंकी हमले के बाद पड़ोसी देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस को विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया था, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई। तो वहीं दोस्तों अचानक बलूचिस्तान पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ट्रेन हाईजैक पीड़ितों से जाना हाल। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कल यानी गुरुवार को बलूचिस्तान का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक मामले में पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कमांडो से भी मुलाकात की, जिन्होंने 300 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू किया। शहबाज शरीफ के साथ इस दौरान डिप्टी प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार, पाकिस्तान के संघीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री नवाब जादा मीर खालिद मैगसी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बताया गया कि ट्रेन पर हमले के दौरान बीएलए के आतंकवादी सैटेलाइट फोन के जरिए अफगानिस्तान में अपने नेताओं से सीधे संपर्क में थे। इस मामले को लेकर पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान सरकार से अपील की है कि वो अपने क्षेत्र का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना करें। पाकिस्तान के इन आरोपों का अफगानिस्तान सरकार की तरफ से लगातार खंडन किया गया है और यहाँ तक कि दोस्तों तालिबानियों ने कह दिया है कि पहले खुद की सुरक्षा पर ध्यान दो, तब हम पर इल्जाम लगाना। जी हाँ, तालिबान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि पाकिस्तान को गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के बजाय अपनी सुरक्षा और आंतरिक समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता द्वारा बलूचिस्तान प्रांत में यात्री ट्रेन पर हुए हमले को अफगानिस्तान से जोड़ने के निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। तो वहीं दोस्तों हम भी आपको लगातार बता ही रहे हैं ये खबर। फिर एक बार आपको बता दें कि दोबारा से इन बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्लियर किया है कि ये ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास अभी भी पाकिस्तानी सेनाओं को बंधक बनाकर रखा हुआ है। दोस्तों बलूचिस्तान पर लगातार सफेद झूठ बोलता नजर आ रहा है पाकिस्तान। ट्रेन हाईजैकिंग कांड से जुड़े दावों में कई झोल दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने इस मामले में दावा किया है कि उसने सभी बीएलए लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन उसके इन दावों पर पाकिस्तान में ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि अगर 4 ही पाकिस्तानी सैनिक मारे
पे गए तो फिर 200 से ज्यादा ताबूत क्यों क्वेटा पहुंचाए गए, ये कहकर जवाब मांगा है दोस्तों खुद पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ और शहबाज की आर्मी से कि इसका जवाब दो। दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि उसने बलूच लिबरेशन आर्मी के चंगुल से सभी बंधकों को रिहा करा लिया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, जबकि बीएलए ने दावा किया है, दोबारा से दावा किया है कि अभी भी 150 से ज्यादा उस यात्री उनके कब्जे में हैं। आखिर पाकिस्तानी फौज क्या छिपा रही है? बुधवार रात पाकिस्तान की सेना के अचानक इस दावे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान को पता है कि अगर वो इस मामले में झूठ नहीं बोलेगा तो सब सोचेंगे कि गृह युद्ध ही पाकिस्तानी सेना नहीं झेल पा रही है तो दूसरे देशों के साथ युद्ध कैसे झेलेगी। और जिस प्रकार से भारत को दम दिखाने की कोशिश करता है पाकिस्तान, अकड़ दिखाने की कोशिश करता है, उस पर पानी फिर जाएगा, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता। इसीलिए शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर इस मुद्दे पर बहुत बड़ा आंखों में झोल देने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे देशों के भीतर। जी हाँ, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट अवश्य करिएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर दोस्त रशिया ने दिया किलर हथियार भारत में बनाने का ऑफर, फ्रांस को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। दोस्तों अमेरिका के दुश्मन रशिया ने भारत को विनाशक R-37M मिसाइल विकसित करने का ऑफर दिया है। रूसी हथियार कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट यानी ROE ने इसकी पुष्टि की है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रॉय ने कहा कि रशिया और भारत आधुनिक गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइलों के जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर अमेरिकी हथियारों के अधिग्रहण के लिए प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ROE ने कहा यानी रॉय ने कहा है कि सिर्फ मिसाइलों के निर्माण को लेकर ही नहीं बल्कि दोनों देश मिसाइलों के उत्पादन के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की ही तरह उसे किसी तीसरे देश को बेचने की संभावना पर भी बात कर रहे हैं। रॉय ने कहा कि हथियारों के निर्यात के साथ साथ दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इतिहास रहा है और रशिया हमेशा से भारत को टेक्नोलॉजिकल सहयोग देता रहा है। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के पुराने अनुमानों के मुताबिक साल 2030 तक टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट सैन्य उत्पादों के वैश्विक बाजार का 40% हिस्सा होंगे, जो मौजूदा समय में 20% के करीब है। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट का लक्ष्य वैश्विक बाजार में तकनीकी साझेदारी का विस्तार करना है और भारत से ज्यादा विश्वसनीय पार्टनर उसे और कहां ही मिलेगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एरो इंडिया 2024 के दौरान अपुष्ट रिपोर्टों से पता चला है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस स्थानीय स्तर पर R-73E मिसाइलों का भारत में उत्पादन करेगी। हालांकि अडानी डिफेंस की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही कंपनी की वेबसाइट पर इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई जानकारी है, लेकिन रशिया की तरफ से भारत को दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक R-37M की पेशकश भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए स्वागत का सौदा है। नाटो ने इस मिसाइल को AA-13X हेड नाम दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिसने वाकई में फ्रांस को चौंका कर रख दिया है। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत बना श्रीलंका का संकट मोचक, जीवन रक्षक दवाइयों की खेप का भेजा तोहफा। दोस्तों भारत ने श्रीलंका के अनुरोध पर उसे आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों की आपातकालीन खेप प्रदान की है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार को जानकारी दी कि भारत ने श्रीलंकाई अस्पतालों में फ्यूरोजेमाइड इंजेक्शन 20 mg या 2 ml की भारी भरकम कमी को पूरा करने के लिए 50,000 एम्पुल्स भेजे हैं। भारत का उच्चायुक्त संतोष झा ने ये दवाइयां श्रीलंका के स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्री नलिंदा जयतिस्सा को सौंपी। भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत हमेशा कठिन समय में श्रीलंका का विश्वसनीय मित्र रहा है और उसकी मदद के लिए आगे आया है। भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक रूप से गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत ने हमेशा संकट के समय में श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान की है। जबकि भारत का कभी भी श्रीलंका के साथ कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं रहा है, तब भी भारत ने मानवीय तौर पर हमेशा से श्रीलंका का इमरजेंसी सिचुएशन में साथ दिया है और नॉर्मल सिचुएशन में भी उसके साथ हमेशा खड़ा रहा है। जी हाँ, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने भारत देश के लिए और भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां होली पर हिंदू और सिखों के लिए पाकिस्तान ने किया ऐसा काम, सब कर रहे वाह वाह। जी हाँ, पाकिस्तान से आए दिन हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमले की खबर सामने आती रहती है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसको जानकर हर कोई हैरान है कि ऐसा फैसला ले कैसे सकती है शहबाज सरकार। होली से पहले पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने देश भर में मंदिरों और गुरुद्वारों के विकास के लिए 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए आवंटित की है। पाकिस्तान की सरकार ने मंदिरों और गुरुद्वारों के सौंदर्यीकरण के लिए यह फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कदम की तारीफ हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बोले तो ETPB विभाग के अतिरिक्त सचिव सैफुल्लाह खोकर ने बताया कि लाहौर में ETPB मुख्यालय
में बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा भी शामिल हुए। वे पंजाब प्रांत के पहले सिख अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों और मंदिरों के निर्माण और विकास के लिए 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही इनके सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर कोई सही कदम उठाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, शहबाज शरीफ के द्वारा, तो वो भी खबरें बताना बहुत जरूरी है जो हमने आपको बताया है। लेकिन दोस्तों हिंदू और सिखों के लिए पाकिस्तान ने कदम तो उठाया है, एक पहल तो की है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा और इस पर कितना डेडिकेशन के साथ कार्य किया जाएगा, ये सबसे बड़े सवाल हैं। वो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसीलिए जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर एक नए से नए अपडेट आपको मिलते रहे। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां आखिर भारत ने क्या कह दिया कि भड़क गया मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश, आंतरिक मामला और उचित अनुचित का देने लगा ज्ञान। दरअसल बांग्लादेश ने गुरुवार को कहा कि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ढाका के संबंध में की गई हालिया टिप्पणी अनुचित और दूसरे देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप के समान है। पिछले सप्ताह भारत ने बांग्लादेश द्वारा हिंसक चरमपंथियों को रिहा किए जाने पर चिंता व्यक्त की थी और इस बात को रेखांकित किया था कि हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ साथ उनके धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा करना ढाका की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने कहा कि ढाका ने बांग्लादेश के चुनाव कानून व्यवस्था की स्थिति तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। उन्होंने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बांग्लादेश का दृढ़ विश्वास है कि ये मुद्दे पूरी तरह से उसके आंतरिक मामले हैं और इस तरह की टिप्पणियां अनुचित है तथा दूसरे देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने के समान है। आलम ने कहा कि नई दिल्ली की टिप्पणियां भ्रामक है और वे जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाती हैं। ऐसे में आपको बता दें आखिर भारत ने क्या कहा था। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा था कि भारत एक स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता है जिसमें सभी मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों से और समावेशी एवं भागीदारी पूर्ण चुनावों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा कि हम कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंतित है जो गंभीर अपराधों के लिए सजा पाए हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से और भी बदतर हो गई है, जिसके जवाब में दोस्तों भारत को आंतरिक मामला और उचित अनुचित का ज्ञान देने लगा ये बांग्लादेश। इस पर आपकी क्या राय दोस्तों कमेंट में अवश्य लिखकर बताएगा। अगली खबर बता दें, क्या गोरखा सैनिक यूक्रेन में होंगे तैनात? ब्रिटेन ने कर ली बड़ी तैयारी, बना रहा नया आर्टिलरी रेजिमेंट। दोस्तों क्या यूक्रेन को रशिया से बचाएंगे गोरखा सैनिक? पुतिन के खिलाफ ब्रिटेन ने कर ली है ये बहुत बड़ी तैयारी। दरअसल ब्रिटेन इन दिनों तोप चलाने में एक्सपर्ट सैनिकों का एक नया रेजिमेंट बना रहा है। इसे ब्रिटेन की पारंपरिक इन्फेंट्री की भूमिका में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस एलिट फोर्स में ब्रिटिश सेना में पहले से तैनात गोरखा सैनिकों को खास तौर पर शामिल किया जाएगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गोरखा सैनिकों वाले इस रेजिमेंट को रशिया के साथ शांति समझौता होने के बाद यूक्रेन में तैनात किया जा सकता है। गोरखा परंपरागत रूप से नेपाल से संबंधित है। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्रिटेन अगर गोरखा सैनिकों को यूक्रेन भेजता है तो इस पर नेपाल आपत्ति जता सकता है। नए गोरखा सैनिक पर खुफिया निगरानी, लक्ष्य की जानकारी जुटाने और टोही भूमिकाएं निभाएंगे। ये रेजिमेंट जेवलिन जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम से लैस होगी। ब्रिटिश सेना इस समय आर्टिलरी गन और गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। इसका प्रमुख कारण यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई है। तो वहीं दूसरी ओर पुतिन को 30 दिन का युद्ध विराम हुआ मंजूर। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रयासों को भी सराहा, लेकिन साथ में दोस्तों रशिया ने नई शर्तें भी रख दी है कि फिलहाल तो हम इस प्रस्ताव को मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन हमें यह शॉर्ट टर्म सीज फायर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। कह दिया है कि इससे यूक्रेन को हथियार जुटाने का मौका मिलेगा। जंग का स्थायी हल निकालना चाहिए ट्रंप को। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि उन्हें यूक्रेन में लड़ाई रोकने के लिए अमेरिका का सीज फायर प्रस्ताव स्वीकार है। पुतिन का कहना है कि वो जंग का परमानेंट समाधान चाहते हैं, यानी अस्थायी समाधान चाहते हैं। उन्होंने शॉर्ट टर्म सीज फायर मानने से इनकार कर दिया। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि शॉर्ट टर्म सीज फायर से यूक्रेन को फिर से हथियार जुटाने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शांति प्रस्ताव के लिए शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही ये जंग रोकने का महाअभियान के लिए भारत, चाइना, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं का आभार भी जताया। ये साबित करता है कि जंग रोकने में इन देशों की अहम भागीदारी रही है। दोस्तों क्या व्लादिमीर पुतिन का कहना बिल्कुल सही है? आप लोगों की क्या है इस पर राय, अवश्य बताइएगा। हालांकि कोई भी यही चाहेगा कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जिस बातों पर भी मंजूरी दी जा रही है, वो परमानेंट हो तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि दोस्तों वाकई में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि आज मैं 30 दिन तक लड़ाई, युद्ध, फेस ऑफ से शांति से बैठ जाऊं, लेकिन 30 दिनों के बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाए। ऐसा कोई भी नहीं चाहता। हर कोई चाहता कि उसको परमानेंट सॉल्यूशन मिले। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के बातों का क्या आप समर्थन करेंगे? दोस्तों बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली
अगली खबर आपको बताते जहां चीन के मनोवैज्ञानिक युद्ध के खिलाफ ताइवान हुआ सख्त, राष्ट्रपति लाई ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंगते ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीनी घुसपैठ, जासूसी और द्वीप की रक्षा को कमजोर करने के अन्य प्रयासों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। लाई ने चाइना से जुड़ी हाल की घटनाओं का हवाला दिया जो खुले सशस्त्र संघर्ष से इतर मनोवैज्ञानिक युद्ध के दायरे में आती हैं। लाई ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गोपनीय जानकारी प्राप्त करने, सशस्त्र बलों के सदस्यों को लुभाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारे विश्वास को खत्म करने के लिए जनमत को प्रभावित करने के बीजिंग के प्रयासों को रोकने के वास्ते यह आवश्यक है कि हम ऐसी घटनाओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपने कानूनी सुरक्षा उपायों को बढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, चाइना की प्लानिंग को तगड़ा झटका, सऊदी अरब ने J-35 फाइटर जेट खरीदने से कर दिया इनकार। चीन की मध्य पूर्व रणनीति को करारा झटका लगा है क्योंकि सऊदी अरब ने उसके J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। यह फैसला चाइना के लिए दोहरे झटके की तरह है। पहले उसकी हथियार इंडस्ट्री को मिडिल ईस्ट में पैर जमाने का मौका नहीं मिला और दूसरा, रणनीतिक रूप से अमेरिका को इस बाजार से बाहर करने की उसकी योजना ध्वस्त हो गई। सऊदी ने J-35 को लेने से इनकार करते हुए ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ मिलकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की योजना पर जोर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और साल के अंत तक डील पक्की हो सकती है। साथ ही बता दें, अब 10-20% नहीं बल्कि पूरे 200% टैरिफ लगाएंगे। जी हां, आखिर क्यों बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप? किसको दे दी है नई धमकी? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को यूरोपीय संघ को धमकी दी है कि अगर वो अमेरिकी विस्की पर नियोजित शुल्क दर पर अड़िग रहता है तो अमेरिका यूरोप से आयात होने वाली शराब, वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाएगा। यूरोपीय संघ ने इस्पात और एल्यूमिनियम आयात पर शुल्क लगाने के ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी विस्की पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की है। यूरोपीय संघ इस शुल्क को 1 अप्रैल से लागू करने जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को यूरोपीय संघ का यह कदम नागवार गुजरा है। ट्रंप ने सुबह की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर यूरोपीय संघ अमेरिकी विस्की पर लगाए 50% शुल्क की घोषणा पर टिका रहता है तो एक नया व्यापार युद्ध छिड़ जाएगा। अगर ये शुल्क तुरंत नहीं हटाया गया तो अमेरिका जल्द ही फ्रांस और यूरोपीय संघ के अन्य देशों से आने वाले सभी वाइन, शैंपेन और अल्कोहल उत्पादों पर 200% शुल्क लगाएगा। जिसके बाद दोस्तों, ट्रंप की इस टैरिफ नीति पर गुटेरस ने बड़ी चेतावनी दे दी। कह दिया, अगर सभी देश ट्रेड वॉर पर उतर जाएंगे तो अपना सब कुछ खो देंगे। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर देशों के बीच ट्रेड वॉर युद्ध बढ़ते हैं तो सभी देश अपना सब कुछ खो देंगे। गुटेरस ने कहा कि हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में रहते हैं जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और मुक्त व्यापार के से सभी देशों को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि व्यापार युद्धों में उतरने से सभी देशों को नुकसान होगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं जहां पर क्या संभल का बदल सकता है नाम? होली पर योगी की मंत्री गुलाब देवी ने दे दिया हिंट। दोस्तों, देश की राजनीति में संभल इन दिनों बिंदुओं पर है। हाल के संभल सीओ अनुज चौधरी द्वारा जुमे की नमाज को लेकर दिए गए बयान के बाद से ये शहर खासा सुर्खियों में है। संभल को लेकर नेताओं की बयानबाजी जारी है। विपक्ष यूपी सरकार पर हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्षियों पर निशाना साध रखा है। इस बीच योगी की मंत्री गुलाब देवी ने भी संभल को लेकर एक बड़ा हिंट दे दिया है। मंत्री के इस बयान के बाद जिले में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल होली से पहले गुरुवार को चंदौसी की विधायक और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी संभल पहुंची। उन्होंने कहा है कि संभल का नाम कभी भी बदल सकता है। ऐसा हो तो जिले के लोग आश्चर्य ना करें। मंत्री का यह बयान आगे होने वाले बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या व वृंदावन धाम है उसी तरह से संभल भी एक धाम रहा है। इसमें 68 तीर्थ 19 कूप हैं जिनकी खोज जारी है। खोज के दौरान काफी चीजें सामने आई हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान कल की यही अवतार लेंगे। अगर संभल का नाम बदला जाता है तो इसी आधार पर इसका नाम रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर कभी भी और किसी भी वक्त संभल का नाम बदल जाए तो आप लोग चौंकिएगा मत। योगी जी की मंत्री गुलाब देवी ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या है इस मुद्दे पर राय है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आज 64 साल बाद होली रमजान का जुम्मा एक साथ देखने को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में मस्जिदें ढकी गई। इंदौर में 2000 जवान तैनात। छत्तीसगढ़ में नमाज का वक्त बदल दिया गया। जी हाँ, होली और रमजान का जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है। अब से 64 साल पहले 4 मार्च 1961 को होली ऐसा संयोग हुआ था। इसको लेकर यूपी पुलिस में तनाव बना हुआ है। दोस्तों, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शाहजहांपुर और संभल में मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया है। 12 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। इनमें शाहजहांपुर, संभल, जौनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, औरैया, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, उन्नाव, बरेली और अयोध्या शामिल है। अधिकतर जिलों में अब नमाज 2 से 2:30 बजे के बीच पढ़ी जाएगी। तो वहीं इंदौर के महू में रविवार रात हुए विवाद के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के
दिन मस्जिदों में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। तो वहीं दोस्तों हैदराबाद में लोगों पर रंग फेंकने की मनाही, ग्रुप में आने जाने पर रोक। होली के चलते हैदराबाद पुलिस ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों पर जबरदस्ती रंग डालने पर रोक लगाई है। पुलिस की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में ग्रुप में बाइक और कार से आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक शहर में शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए यह नियम लागू किया गया है। तो आज होली की ये है तैयारियां, यानी कि यूपी में कहीं नमाज का वक्त बदल दिया गया तो हैदराबाद में जबरन रंग डालना बैन कर दिया गया। दोस्तों फिर से एक बार आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली को एंजॉय करिएगा और केमिकल वाले कलर से बचिएगा दोस्तों, ताकि आपको बीमार ना कर दे। कोशिश करिएगा गुलाल से होली खेला जाए तो ज्यादा बेटर होगा। वहीं अबू आजमी ने होली पर मुसलमानों से अपील की है कि रंग भी अगर पड़ जाए तो लड़ना मत। मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा में टिप्पणी करने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने होली और रमजान में जुमे की नमाज पर लोगों से बड़ी अपील की। कहा कि रमजान के बीच अगर होली का रंग पड़ जाए तो किसी से लड़े नहीं, क्योंकि ये क्षमा का महीना है और भाईचारे का महीना है। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं भाइयों से अपील की है कि त्योहार खुशी से मनाए, लेकिन जानबूझकर किसी मुसलमान पर रंग ना डालें। तो वहीं दोस्तों तमिलनाडु में रुपए का सिंबल बदलने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उठाए तगड़े सवाल। तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के बजट 2025-26 दस्तावेजों से रुपए के आधिकारिक प्रतीक रुपए का सिंबल हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने सवाल किया कि अगर डीएमके को रुपए के प्रतीक से दिक्कत थी तो 2010 में इसके आधिकारिक रूप से अपनाए जाने पर उसने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई, जब वो यूपीए सरकार का हिस्सा थी। विडंबना यह है कि रुपए का साइन को डीएमके के पूर्व विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे टीडी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अब इसे मिटाकर डीएमके न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान की भी पूरी तरह से अवहेलना कर रही है। सीतारमण जी ने उसको एक खतरनाक मानसिकता का संकेत करार दिया है। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या है निजी राय, कमेंट बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये तो भी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए हैप्पी होली इंडिया भी जरूर कहिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।